हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को, जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक पर आधारित है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें अभी तक हमने इस बुक के अंतर्गत इसका मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को पढ़ा और फिर अभी इसके इतिहास को पढ़ा, जिसमें इतिहास का यह पहला लेक्चर हमने फिनिश कर लिया है। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश के बारे में। कलचुरी राजवंश के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत दो उसकी शाखाएं हैं। पहली आती है जैसे महेशमती शाखा और दूसरी आती है त्रिपुरी शाखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कलचुरी राजवंश के बाद चंदेल राजवंश के बारे में, जो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। फिर उसके बाद में राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटों के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, फिर मालवा की परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के अंतर्गत ये मुख्य टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक कलचुरी राजवंश के बारे में। कलचुरी राजवंश के अंतर्गत कलचुरी राजवंश की कितनी शाखाएं हैं? एक महेशमती शाखा है और एक है त्रिपुरी शाखा। तो इस पर सबसे पहले नंबर पर हम महेशमती शाखा को पढ़ेंगे, फिर त्रिपुरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। महेशमती का कलचुरी राजवंश अत्यंत प्राचीन था, जिसमें अनेक प्रतापी राजा हुए थे। इन्होंने अपना कलचुरी संवत 248 में स्टार्ट किया हुआ था। तो कलचुरी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 248 ईस्वी में कलचुरी राजवंश की स्थापना हुई थी। फिर आता है कि पुराणों में जो है कलचुरियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इनका जो उल्लेख मिलता है वह कार्तिकेय अर्जुन के वंशज कहलाते थे, और इस वंश के केवल 3 ही शासकों के नाम ज्ञात हुए हैं, जिसमें आता है कृष्णराज, जो लगभग 550 से 575 ईस्वी तक रहे। उनके पुत्र शंकरगढ़, जो 575 से 600 ईस्वी तक रहे, और उनके पौत्र बुद्धराज, जो 600 ईस्वी तक शासनरत रहे हैं। तो है कलचुरियों के अंतर्गत इसमें 3 की शासकों के नाम ज्ञात है, जिसमें इन्हीं की है ये वंशावली है, जिसमें प्रथम राजा कृष्णराज, उनके पुत्र शंकरगढ़ और उनके पौत्र बुद्धराज रहे हैं, जिसने 550 से 600 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब आता है कि इस राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक थे वह कृष्णराज थे, जिन्होंने चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल, जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इनके चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? नासिक से, अमरावती से, बैतूल से और जबलपुर से। इन मुद्राओं पर एक राजा की आकृति मिली है और दूसरी ओर नंदी की आकृति तथा ब्राह्मी अक्षरों में परमाहेश्वर या माता पिता पदानुध्यात श्री कृष्णराज लिखा हुआ है। इनके संदर्भ में इसकी स्पेशलिटी है। और इनके वास्तविक संस्थापक कौन रहे कलचुरी राजवंश के? कृष्णराज। अब आते हैं उनके पुत्र शंकरगढ़ के बारे में। शंकरगढ़ का जो शासनकाल रहा वह 576 से 600 ईस्वी तक रहा, जो उन्होंने अधिपत्र नासिक के अमोना से प्राप्त हुआ है, जो उज्जैन के विजयी शिविर में जारी किया गया था। तो ये किस में जारी किया गया था? उज्जैन के विजयी शिविर में जारी किया गया था। अब उनके पौत्र आते हैं बुद्धराज, जो शंकरगढ़ के पुत्र रहे और कृष्णराज के पौत्र रहे। उन्होंने बुद्धराज ने के समय में बतनगर, जो नासिक के चांदेर तालुक में बड़नेर में भूमिदान के उद्देश्य विदिशा में बड़नेर अनुदान जारी किया हुआ है। तो यह त्रिपुरी जो कलचुरी राजवंश है, उनमें जो महेशमती शाखा है उसके संदर्भ में जिनके 3 प्रमुख शासक रहे, कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज, जिसमें कृष्णराज जो संस्थापक रहे उन्हीं के ही शासनकाल में चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल, जबलपुर से प्राप्त हुए और इन मुद्राओं पर राजा की आकृति अंकित की गई, और दूसरी ओर नंदी की आकृति और ब्राह्मी अक्षरों पर परमाहेश्वरा मात्रा पिता पदानुध्यात श्री कृष्णराज लिखा हुआ है। इसके संदर्भ में प्राप्त हुआ है। शंकरगढ़ के संदर्भ में नासिक जिले में अमोना से प्राप्त हुए उज्जैन के विजयी शिविर जारी किए गए, और बुद्धराज के संदर्भ के समय में भूमिदान के उद्देश्य से विदिशा में बड़नेर में अनुदान जारी किया गया था इनके संदर्भ में। अब जानते हैं त्रिपुरी शाखा के बारे में, जो कलचुरी राजवंश की दूसरी शाखा है। बामराज, जो 675 से 700 ईस्वी में ठहाल त्रिपुरी शाखा की स्थापना की गई, जिसका विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक किया गया, और इसकी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर थी।
तो जो वामराज रहे हैं उन्होंने त्रिपुरी शाखा की स्थापना की। कब की? 675 से 700 ईस्वी में, जिसका विस्तार गोमती नदी से लेकर नर्मदा नदी तक था और इसकी राजधानी त्रिपुरी, जो वर्तमान में जबलपुर है, वह थी। कलचुरी वंश का सुयोग्य एवं वास्तविक संस्थापक कोकल प्रथम था। मतलब जो कलचुरी वंश था उसका सुयोग्य एवं वास्तविक जो संस्थापक था वह कोकल था। उन्होंने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम से युद्ध किया हुआ था और इनका शासनकाल क्या था? 850 से 890 ईस्वी। कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के राजा जो कृष्ण द्वितीय थे उनके साथ कोकल ने अपनी पुत्री का विवाह किया हुआ था और उसके पश्चात उनका बड़ा पुत्र मुग्धतुंड जो त्रिपुरी का शासक नियुक्त हुआ था, वह एक महान योद्धा था जिसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय प्राप्त की और दक्षिणी कौशल के सोमवासियों में पाली, जो बिलासपुर जिला इन लोगों ने इनसे छीन लिया। अब आता है कि मुग्धतुंग के पश्चात बालहर्ष एवं युवराज देव प्रथम का इस वंश पर शासक हुए, जिन्होंने देव प्रथम ने साहित्य का महान आश्रयदाता कहा जाता है, जिन्होंने बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर की साहित्य मंडली के दीप्यमान नक्षत्र थे, जिन्होंने युवराज देव ने अपनी पटरानी नोहिला की इच्छानुसार मत मयूर कुल के अनेक आचार्यों को आमंत्रित कर उनके लिए गुर्गी, जो रीवा जिला में स्थित है, चंद्रेही, बिलहरी तथा अन्य स्थानों पर शिव के उत्कृष्ट मंदिरों तथा मठों का निर्माण कराया हुआ था। तो यह है क्या इसमें युवराज देव प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ कि ये है एक तो साहित्य के महान आश्रयदाता कहलाए, जिन्होंने बाल रामायण, बाल महाभारत, बाय कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर को साहित्य मंडली के दीप्यमान नक्षत्र रहे, जिन्होंने युवराज देव ने अपनी पटरानी नोहिला की इच्छानुसार ही मत मयूर कुल के अनेक आचार्यों को आमंत्रित कर उनके लिए गुर्गी या रीवा जिले में जो चंद्रही, बिलहरी तथा अन्य स्थानों पर शिव के उत्कृष्ट मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया था। यह इनके प्रमुख कार्य रहे। भेड़ाघाट में अपनी राजधानी के समीप ही उन्होंने उसमें एक गोलाकार और खुले छत सहित 64 युगनी जो गोलकी मंदिर का निर्माण करवाया और इनके समीप स्थित मठ गोलकी मठ कहलाता था। उनकी रानी नौहिला ने दमोह जिले के नौहटा में नौहिलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज प्रथम का एक ही योग्य एवं बुद्धिमान मंत्री भागमिस था, जो विद्यशाल भंजिका में वर्णित भानु रायण का दूसरा नाम था। युवराज देव प्रथम का एक अन्य मंत्री गोलक था, जिसका शिलालेख बांधवगढ़ में मिला हुआ था और उन्होंने चट्टानों पर विष्णु के अवतारों की प्रतिमाओं का उत्कीर्ण भी करवाया हुआ था। युवराज देव प्रथम के पश्चात उनका पुत्र लक्ष्मण राज सिंहासन पर बैठा। लक्ष्मण राज ने पश्चिमी चालुक्य मूल राज का समकालीन था और जिन्होंने कारी तलाई, जो जबलपुर शिलालेख से पांड्य देश पर उसके आक्रमण की पुष्टि होती है, इसके संदर्भ में है। फिर आता है लक्ष्मण राज ने बिलहरी का मठ, जो जबलपुर मतमयूर शाखा के हृदय शिव नामक शैव गुरु को सौंप दिया गया और उसने कारी तलाई, जो मुंडवारा कटनी में स्थित है, के विष्णु मंदिर में अनेक गांव दान किए हुए थे। लक्ष्मण राज ने अपनी कन्या बौंथा देवी का विवाह चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य चतुर्थ से किया हुआ था और बौंथा देवी का पुत्र तैलब द्वितीय था, जिसने दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना की हुई थी। लक्ष्मण राज के दोनों पुत्रों ने त्रिपुरी पर शासन किया तथा युवराज देव द्वितीय के समय में मालवा के राजा मुंज ने त्रिपुरी का आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया और इस युद्ध में अनेक कलचुरी सेनापति मारे गए तथा युवराज त्रिपुरी से भाग गया। मुंज के वापस जाने के पश्चात युवराज की सामंत युद्ध में के समय युवराज द्वारा लिखी गई कायरता से अत्यधिक आक्रोशित हुए और उसे पुनः सिंहासन पर न बिठाकर एक अल्पवयस्क सुपुत्र कोकल देव द्वितीय को राजा बना दिया गया। अब आते हैं कोकल देव द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र गांगेदेव राजा बना और जिसने कलचुरी को पुनः शक्तिशाली बनाया हुआ। तो गांगेदेव के द्वारा पुनः शक्तिशाली बनाया गया। उसके बाद उसने भोज तथा राजेंद्र चोल के साथ एक राज्य संघ का गठन किया तथा चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर 3 ओर से आक्रमण किया, परंतु यह आक्रमण असफल सिद्ध हुआ। इसके पश्चात गंगेदेव ने अपनी शक्ति पूर्व की ओर लगा दी और समुद्र के तट पर कई स्थानों पर
विजय प्राप्त की। इसी समय परमार वंश के राजा भोज से भी इसका युद्ध हुआ और उसने भोज को परास्त किया और महुआ से प्राप्त एक चंदेल शिलालेख में गांगे देव को एक विश्व जीत कहा गया है। तो यह इनके संदर्भ में है। तो जो सबसे प्रतापी इनके कोकल के बाद कौन रहे? गांगे देव, जिन्होंने राजा भोज को पराजित किया। राजा को भोज को पराजित करने के पश्चात उन्होंने महुआ से प्राप्त एक चंदेल शिलालेख में उनके विश्वजीत उनका नाम को वर्णित किया गया है। अब आता है कि अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में गांगेदेव का उल्लेख ढाहल के शासक के रूप में किया हुआ है, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी, जिन्होंने गांगेदेव ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए जो चंदेलों, गहड़वालों और तोमरों को लोकप्रिय थे। तो यह जो किसके सिक्के जारी किए गए? लक्ष्मी के छाप वाले सिक्के जारी किए गए जो सोने के सिक्के थे। इन्होंने चंदेलों और गहड़वालों, तोमरों के लोकप्रिय ये सिक्के थे और ये सिक्के सुदूर कश्मीर तक उपयोग में लाए जाते थे। गांगेदेव अपनी मृत्यु के पूर्व अपना राज सिंहासन कर्णदेव को सौंपकर प्रयाग चला गया, जहां अक्षयवट के समीप उसकी मृत्यु हो गई और गांगेदेव का पुत्र लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, जो 1041 से 1072 ईस्वी में कलचुरी राजाओं ने सबसे अधिक प्रतापी राजा बना हुआ था। तो कौन था? कर्णदेव, जो जिसे लक्ष्मीकर्ण भी कहा जाता है। कर्णदेव ने पश्चिम बंगाल के एक भाग को कुछ समय तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा और दक्षिण के चोल, कुंतल जो कनारा जिला है, वह पांडव आदि शासकों को पराजित किया और मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गुजरात के शासक भीम प्रथम से संधि की, परंतु स्वयं संधि का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया। तो यह किसके द्वारा किया गया? कर्णदेव के द्वारा, जिन्हें कलचुरी राजाओं में सबसे प्रतापी राजा हुए थे। चंदेल राजा ने कीर्तिवर्मन से जीत के उपलक्ष्य में उसने प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन का अभिनय करवाया था और कर्ण की निरंतर सैन्य उपलब्धियों के कारण उनसे हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो कर्णदेव के जो सबसे प्रतापी राजा होने के कारण इन्हें और इनकी उपलब्धियों के कारण इसे हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। विजयों से परिपूर्ण जीवन के अंतिम समय में कर्ण अपने अनेक बार पराजित हुआ और ऐसा माना जाता है कि वह 5 राजाओं में, जिसमें कीर्तिवर्मन, परमार उदयादित्य, पाल विग्रह पाल तृतीय और कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम, अहनवाड़ के चालुक्य भीम प्रथम से भी युद्ध पराजित हुआ था। तो यह 5 राजाओं से पराजित हुआ था। उसने अपना विवाह हूण वंशीय अव्वल देवी से किया हुआ था और जिनका पुत्र यश कर्णदेव था। कर्ण ने जीवित अवस्था में ही अपना राज्य यश कर्ण को सौंप दिया और कर्ण वस्तुतः एक शक्तिशाली शासक, महान निर्माता, धर्म और साहित्य का आश्रयदाता था। कर्ण ने बनारस में कर्णमेरू नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण करवाया था जो शिव को अर्पित किया गया था। उसने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नामक नगर बसाया हुआ था। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कर्ण के द्वारा करवाया गया था। कर्ण के उत्तराधिकारी यशकर्ण, जो 1073 से 1123 ईस्वी द्वारा तेलंगाना लूट से प्राप्त संपत्ति को वहां के भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया गया था। इसके संदर्भ में कन्नौज के गोविंद चंद के द्वारा इसके राज्य के कुछ भाग पर अधिकार भी कर लिया गया, लेकिन इसके पश्चात कलचुरी शासक यशकर्ण का पुत्र गयकर्ण, जो 1123 से 1151 तक शासनरत रहा, उसने गयकर्ण के समय में कलचुरी वंश शक्तिहीन हो गया और गयकर्ण का विवाह मेवाड़ के गोहिल वंशीय विजय सिंह की पुत्री अलहड़ देवी से हुआ, जो मालवा नरेश उदयादित्य की पुत्री श्यामलल देवी से हुआ। मालवा नरेश जो उदयादित्य रहे उनका की पुत्री श्यामलल से देवी से हुआ था। गुहिल राजकुमारी से 2 पुत्र नरसिंह और जयसिंह हुए, जिनके उत्तराधिकारी नरसिंह से संबंधित भेड़ाघाट शिलालेख के अनुसार अलहड़ देवी द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया और जिसके साथ ही एक मठ, एक व्याख्यानशाला और एक उद्यान का निर्माण भी कराया गया। तो इसमें किसके द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया? जो भेड़ाघाट शिलालेख से प्राप्त होता है, जो अलहड़ देवी द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया, जो किसकी पत्नी थी? अलहड़ देवी ने गुरहिल वंशीय विजय सिंह की पुत्री रही, जिन्होंने मालवा नरेश उदयादित्य से की पुत्री श्यामलल देवी से इनका विवाह हुआ था। इनके संदर्भ में है। अब आता है नरसिंह के पश्चात उनका भाई जयसिंह देव गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल के अंत में जयसिंह को संभवतः चंदेल राजा परमादिदेव की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी और जबलपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर गोशालपुर गांव, जो जयसिंह की पत्नी रानी गोशल देवी के नाम पर बसाया गया था।
कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था और जो मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 तक ईस्वी तक ही प्रतिष्ठित रहा। तो इनके संदर्भ में है, कलचुरियों के संदर्भ में, जिसमें इनकी दो शाखाएं थी, महेशमती शाखा जिसमें और कलचुरी शासक। महेशमती शाखा के अंतर्गत ही 3 शासक रहे और त्रिपुरी शाखा के अंतर्गत बहुत सारे शासक रहे, जिसमें स्टार्टिंग में बामराज से शुरुआत हुई और जिसमें जो इसका वास्तविक संस्थापक था वह कोकल था और सबसे प्रतापी जो राजा थी वह कर्णदेव रही, जिन्हें हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके जो अंतिम शासक रहे वह विजय सिंह रहे, जिनका मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी राजवंश का अंत का शासन 1240 तक ही ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा था। अब पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में, जो सर्वप्रमुख राजवंश रहा। चंदेल शासन के आरंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। तो यह किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। वे स्वयं को चंद्र देवता एवं काशी के गहलवाड़ नरेश के राजपुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते थे। तो चंदेल अपने आप को क्या मानते थे? यह चंदेल शासक आरंभ में एक तो ये प्रतिहारों के सामंत थे और वो स्वयं को चंद्र देवता एवं काशी के गहलवाड़ नरेश के राजपुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार इनका मूल स्थान छतरपुर जिले के मनियागढ़ था और किंतु पुरालेखों के अनुसार इस राजवंश का प्राचीन राजवंश खरजूर वाहक वर्तमान में खजुराहो थी, वह इनका प्राचीन राजधानी था। तो इनका मूल निवास स्थान छतरपुर जिले का कौन सा था? मनियागढ़ जिला। और इस शिलालेखों के अनुसार इनकी प्राचीन राजधानी खजुराहो, जो वर्तमान में खजुराहो है, और पहले खरजूर वाहक रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जिसे 9वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में खजुराहो के समीपस्थ क्षेत्रों पर शासन किया हुआ था और इसके पश्चात उनका पुत्र बागपति राजा बना हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जिसने 9वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत में खजुराहो के समीपस्थ क्षेत्रों पर शासन किया था और इसके पश्चात उसका पुत्र बागपति राजा बना हुआ था। अब जानते हैं वागपति के बारे में कि वागपति ने अपनी सैन्य क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, जिसने अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत किया हुआ था तथा विंध्य पर्वत पर उसका आनंद धाम कहा जाता था। वागपति का पुत्र जयशक्ति या जेजा हुआ, जिसके नाम पर चंदेलों का प्रदेश जेजाक भुक्ति, जो वर्तमान में बुंदेलखंड है, इसके नाम पर रखा गया। जयसिंह के पश्चात भाई विजय शक्ति या विजयक राजा बना, जिसने आसपास के कुल क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र राहिल जो रहा, वह गद्दी पर बैठा, जिसने महोबा को जीत लिया। राहिल के बाद उसका पुत्र हर्षदेव जो खजुराहो का शासक बना। तो यह इसका सीक्वेंस चलता रहा। अब जानते हैं हर्षदेव के शासनकाल में चंदेलों की गणना उत्तर भारत के शक्तिशाली राजवंशों में की जाने लगी। और 925 ईस्वी में हर्षदेव का पुत्र यशोवर्मन व लक्ष्मण वर्मन सिंहासन पर बैठा तथा खजुराहो के शिलालेख में यशोवर्मन की हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक विस्तृत विजय अभियानों की प्रशंसा की गई तथा इन पुरालेखों से उसके गोंड, कौशल, कश्मीर, मिथिला, चेदी और गुर्जर प्रदेशों एवं कालिंजर किले पर विजय का वर्णन किया गया है। तो इसके कहाँ पर वर्णन किया गया है? पुरालेखों में गोंड पर, कौशल पर, कश्मीर पर, मिथिला पर, चेदी पर, गुर्जर प्रदेशों पर और कालिंजर जिले पर इसका वर्णन किया गया है। अब जानते हैं चतुर्भुज मंदिर जो खजुराहो में स्थित है उसके बारे में कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया और यहाँ पर किसकी प्रतिमा विराजित है। देवपाल से यशोवर्मन को विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। जो देवपाल रहे उनसे यशोवर्मन को यह विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई और इस प्रतिमा को देवपाल के पिता को कांगड़ा नरेश शाही से प्राप्त हुई थी। मतलब जो देवपाल ने यशोवर्मन से प्राप्त की यह प्रतिमा वह देवपाल ने पिता को कांगड़ा नरेश शाही से प्राप्त हुई थी और शाही ने यह मूर्ति भोज या तिब्बत के राजा से प्राप्त की हुई थी और इस प्रतिमा की स्थापना के लिए यशोवर्मन ने खजुराहो के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया जो आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो मूर्ति आई यह तिब्बत के राजा से नरेश शाही को मिली। नरेश शाही से देवपाल के पास आई और देवपाल ने यशोवर्मन से यह मूर्ति प्राप्त हुई और फिर बाद में यह खजुराहो में एक मंदिर चतुर्भुज मंदिर का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया।
यशोवर्मन के पुत्र का उत्तराधिकारी धंग रहा, जो चंद्रवंश का सबसे प्रतापी राजा रहा। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य का और अधिक विस्तार किया। उसने प्रतिहार राजाओं की अधीनता से मुक्ति प्राप्त कर उसके पूर्वी राज्य पर अधिकार कर लिया और उसने पाल शासकों के अधीन बनारस पर अधिकार भी कर लिया तथा आंध्र कुंतल कौशल के राजाओं से भी युद्ध किया तथा 1954 ईस्वी में खजुराहो के शिलालेख के अनुसार उसने कालिंजर से मालव नदी, जो वर्तमान में बेतवा तक, और मालव नदी से कालिंदी नदी, जिसे यमुना कहते हैं, और कालिंदी नदी से चेदी राज्य की सीमाओं तक और गोपाद्री पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा? कालिंजर से मालव नदी तक, मालव नदी से कालिंदी नदी तक, कालिंदी नदी से चेदी राज्य की सीमाओं तक और गोपाद्री पर्वत तक अपने राज्य का विस्तार किया। राजा धंग ने सुबक्तगेन के विरुद्ध जयपाल की सहायता भेजी और उसने धंग ने 100 वर्षों से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम पर समाधि लेकर प्राण दिए। धंग ने ललित कलाओं और विद्वानों को संरक्षण दिया और उसके शासन काल में खजुराहो ने अनेक मंदिर का निर्माण कराया। धंग के शासनकाल में खजुराहो के 2 श्रेष्ठतम मंदिरों, जिसमें पार्श्वनाथ और विश्वनाथ का निर्माण हुआ। इसके पश्चात राजा गंड, जो 1002 से 1019 ईस्वी तक चंदेल वंश का सुएग उत्तराधिकारी रहा। ये गंड ने आनंदपाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी और गंड ने अपनी शासनकाल में खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। राजा गंड के पुत्र विद्याधर के शासनकाल में चंदेलों की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो किसके शासनकाल में चंदेलों की शक्ति उस पर चरम पर पहुंच गई थी? यह विद्याधर के समय में। विद्याधर ने कन्नौज के राजपाल की हत्या उसके सामंत अर्जुन द्वारा करवा दी गई थी तथा इसी कारण 1019 में महमूद ने आक्रमण किया और कालिंजर के किले पर घेर लिया। विद्याधर ने कूटनीति से काम लेते हुए महमूद से संधि कर ली और महमूद गजनबी ने विद्याधर को 15 किले पुरस्कार में दिए और वह कुछ संपत्ति लेकर वापस चला गया। विद्याधर ने खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया और विद्याधर के पश्चात विजयपाल तथा देववर्मन सत्तासीन हुए और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने देववर्मन को पराजित किया था, परंतु देववर्मन के सत्तासीन हुए कीर्तिवर्मन चंदेल ने लक्ष्मीकर्ण पर विजय प्राप्त की हुई थी। अब आता है कि कीर्तिवर्मन के शासन के काल के में कुछ सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। उसने अपने योग्य सामंत गोपाल की सहायता से अपने राजवंश की खोई शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और उसके बाद सुलक्षण वर्मन, जयवर्मन और पृथ्वीवर्मन सिंहासनरूढ़ हुए तथा पृथ्वीवर्मन के पश्चात उनका पुत्र मर्दन वर्मन गद्दी पर बैठा। और साहित्यिक प्रमाण शिलालेखों एवं प्राप्त सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में चंदेल पुनः एक राजनीतिक शक्ति बन गई और मालवा में विदिशा के समीप चंदेलों को पुनः आधिपत्य की पुष्टि विदिशा अभिलेख से होती है और इसमें यह उल्लेख मिलता है कि मर्दन वर्मन राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि मैदान दिए हुए थे। रीवा जिले के त्योंथर तहसील में पनवार ग्राम में मदन वर्मन द्वारा जारी चारी के 48 सिक्के प्राप्त हुए, जिनसे ज्ञात होता है कि शासनकाल में कैमूर पदपथ के उत्तर तक बघेलखंड पर चंदेलों पर अधिकार था तथा मर्दन वर्मन के पश्चात उनके पुत्र परमारदेव जो सत्तासीन हुए, उन्होंने अंतिम योग्य चंदेल शासक रहे। परमारदेव ने प्रारंभिक 16 वर्षों तक अर्थात 1182 तक शांतिपूर्ण शासन किया और फिर 1182 ईस्वी से दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान और जेजाक भुक्ति पर आक्रमण किया और परमारदेव के वीर सेनापति आला और उदल ने इस युद्ध में अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया, किंतु पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1191 से 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से युद्ध में व्यस्त था, तब परमारदेव ने अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया गया और इसके पश्चात 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने समुद्दीन अल्तमस, जो इल्तुतमिश के नाम से विख्यात था, एवं साहिब किरानी के साथ कालिंजर पर आक्रमण किया हुआ था। तब परमारदेव ने उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर लिया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने परमारदेव के कायरतापूर्ण व्यवहार से रुष्ट होकर उसके मंत्रियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।
परमारदीदेव के पुत्र त्रिलोक्य वर्मन ने मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध करते हुए कालिंजर सहित अपना पूरा साम्राज्य वापस लिया तथा गर्रापट्टी के अनुसार त्रिलोक्य वर्मन ने वर्तमान छतरपुर, पन्ना, सागर जिले में स्थित स्थानों को भूमि दान में दी थी तथा बीरसेन ने अजयगढ़ शिलालेख तथा तबतात एक नासिरी में इसकी पुष्टि होती है। रीवा के घुरेरीपट्ट के अनुसार त्रिलोक्य वर्मन के कलचुरियों को पराजित कर 1212 ईस्वी के आसपास रीवा के समीप स्थित क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। यह इनके संदर्भ में है। फिर आता है त्रिलोक वर्मन के पुत्र वीरवर्मन हुए, उनका उत्तराधिकारी हुआ, जिन्होंने वीरवर्मन का उत्तराधिकारी भोगवर्मन था, जिसने अजयगढ़ के समीपस्थ क्षेत्रों पर राज किया, और चंदेल वंश का अंतिम शासक हमीरवर्मन था। यह इनका सीक्वेंस चला। फिर चरकारी शिलालेख में हमीरवर्मन के कालिंजरेधिपति कहा गया, जिसमें अजयगढ़ के सती शिलालेख में उसे शासक बताया गया, और 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस वंश को शासन को समाप्त कर दिया। तो यह चंदेल वंश के संदर्भ में प्रमुख राजा रहे, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा हुआ है। अब जानते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में कि राष्ट्रकूट राजवंश मूल था। जो राष्ट्रकूट रहे वह कलचुरी राजशासकों के सामंत थे, परंतु बाद में बादामी के चालुक्यों के प्रति समर्पित हो गए, जिसमें बैतूल जिले के तिवार खेड़ प्रशस्ति से 4 राष्ट्रकूट नरेशों, जिसमें दुर्गराज, गोविंद राज, स्वामी कराज, नन्नराज इनाम से 4 जो राष्ट्रकूट नरेश रहे वह विख्यात रहे, और इन राजाओं ने बैतूल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। यह प्रशस्ति अचलपुर या इलिचपुर से 553 ईस्वी से 631 ईस्वी में जारी रही। इसमें तिवारखेड़ और घुईघेट ग्रामों को भूमिदान किया गया था। और द्वितीय प्रशस्ति जो 709 से 710 ईस्वी की है, इसे नन्नराज के लिए युद्धसूर नाम प्रयोग किया गया था। इस प्रशस्तियों की मोहर में गरुड़ की आकृति अंकित है, और बादामी के चालुक्य वंशीय पुलिकेशन द्वितीय ने दुर्गराज को चालुक्य राज का प्रधान राष्ट्रकूट नियुक्त किया हुआ था। नंदराज ने 690 से 735 ईस्वी में वंश के चिन्ह के रूप में गरुड़ का चयन किया हुआ था। लगभग इसी समय दक्षिण में मान्यखेट के राष्ट्रकूटों का गौरवकाल का दंती दुर्ग जो 733 से 758 ईस्वी में इसकी अधीनता को आरंभ किया हुआ था। दंती दुर्ग 733 ईस्वी से सिंहासन पर बैठा और तथा चालुक्य शासक ने अपने उत्तराधिकारी बनाया। दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य मालवा तथा पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया था। दंती दुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा और प्राचीन मध्य प्रदेश का मराठी भाग अपने उसके अधिकार में आ गया था, जिसमें कृष्ण प्रथम के पश्चात गोविंद द्वितीय भी गद्दी पर बैठा हुआ था। गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव जो गद्दी पर बैठा, उसने उज्जैन के प्रतिहार शासक वत्सराज को झांसी से निकट परास्त किया हुआ था तथा ध्रुव के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव के पश्चात इसका पुत्र गोविंद तृतीय सत्तासीन हुआ तथा मध्य प्रदेश में अनेक दानपत्र प्राप्त हुए। भोपाल और झांसी के मध्य बुंदेलखंड में उसका संघर्ष प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से हुआ था। इसके पश्चात अमोघवर्ष सर्व नामक विद्वान गद्दी पर बैठा और अमोघवर्ष ने मानखेट नगर बसाया और उसने स्वयं कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। जबलपुर जिले में कारीतलाई में कलचुरी सम्मत का खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अमोघवर्ष का नाम उल्लेखित है। अमोघवर्ष के पश्चात उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा बना, जिसने त्रिपुरी के राजा कोकल देव की पुत्री से विवाह किया हुआ था तथा कृष्ण द्वितीय का संघर्ष कन्नौज के प्रतिहार राजा मेहरभोज से प्राप्त हुआ है तथा इसके पश्चात गोविंद चतुर्थ राजा बना, जिसने उसके चाचा अमोघवर्ष तृतीय के साथ से को गद्दी से हटा दिया तथा अमोघवर्ष तृतीय का विवाह त्रिपुरी की कलचुरी नरेश युवराज की पुत्री कुंदिका देवी से हुआ तथा कृष्ण द्वितीय जो रहे, उन्होंने ढाहल प्रदेश का वर आक्रमण कलचुरी नरेश लक्ष्मण राज तृतीय को पराजित किया हुआ था और मध्य प्रदेश ने इन अभियानों में राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय और कलचुरी राजाओं के मध्य विवाद के पश्चात दोनों वंशों के मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो गए और अमोघवर्ष तृतीय के पश्चात कृष्ण तृतीय सत्तासीन हुआ और उसने अनेक युद्ध अभियानों किए तथा कलचुरी शासक लक्ष्मण राज तृतीय को पराजित किया और कृष्ण तृतीय के पश्चात उसका छोटा भाई खोतिग्न जो गद्दी पर बैठा, परंतु इसके पश्चात राष्ट्रकूटों की सत्ता आकर्षण
प्रारंभ हुआ तथा मालवा के परमार राजा सियक जो 949 से 972 ईस्वी में रहे तथा 971 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके उसे लूट लिया गया। इसके पश्चात खोतिंग के पश्चात उसका भतीजा कर्क द्वितीय राजा बना, जिसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर चालुक्य सामंत तैलप द्वितीय ने उसे परास्त कर राष्ट्रकूटों के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया और इस प्रकार राष्ट्रकूटों के लगभग 225 वर्षीय गौरवशाली शासन का अंत हो गया। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल कितने साल तक चला? 225 वर्ष तक, जिसमें ये अनेक राजा हुए। फिर आता है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि 8वीं शताब्दी के आरंभ में हरिश्चंद्र द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा मालवा में स्थापित की गई। तो यह मालवा में यह शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? हरिश्चंद्र द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा स्थापित की गई। हरिश्चंद्र के पुत्र नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी के में लगभग मालवा के में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की हुई थी। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके पुत्र कुक्कुटस्थ और देवराज गद्दी पर बैठे, तो उसके पश्चात उनका पुत्र देवराज का पुत्र वत्सराज शासक बना। द्विचंद चंद्र कुबलयमाला और हरिवंश पुराण के अनुसार वत्सराज 778 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा हुआ था। वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार शासक बना, विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के नरेशों को पराजित किया गया था और उसके पश्चात नागभट्ट द्वितीय का पुत्र उनका उत्तराधिकारी रामभद्र एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। परंतु रामभद्र का पुत्र जो मेहरभोज एक शक्तिशाली शासक रहा, उसने कन्नौज को राजधानी बनाकर आरंभिक वर्षों में मालवा, राजपूताना और मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया तथा मेहरभोज के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार में जो अभी तक के शासक रहे उसमें सबसे प्रतापी राजा मेहरभोज रहा, जिसे के एक शासनकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। दौलतपुर अभिलेख में मेहरभोज को प्रभास एवं ग्वालियर अभिलेख में आदि वराह तथा सागरताल प्रशस्ति में मेहरभोज आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। मेहरभोज की कुछ मुद्राओं में भी आदि वराह कहा गया है तथा मेहरभोज में ग्वालियर तथा सागर अभिलेखों से स्थानीय प्रशासन तथा ग्वालियर के विषय से जानकारी मिलती है तथा मेहरभोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम जो 885 से 910 ईस्वी तक रहा, सिंहासन पर बैठा। जो निर्भर शासक था उसने पूर्व दिशा में अपने राज्य का विस्तार किया और उसका राज्य हिमाचल से लेकर विंध्याचल और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक विस्तृत था। महेंद्रपाल के पश्चात उसका पुत्र भोज द्वितीय राजा बना, जिसको आपदस्थ कर उसका सौतेला भाई महिपाल शासक बना। महिपाल के समय राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने 915 से 918 ईस्वी पर आक्रमण कर महिपाल को परास्त किया और उसके कन्नौज को लूटा। परंतु इंद्र तृतीय के वापस लौटने के उपरांत महिपाल ने अपने खोए साम्राज्य के बड़े भाग पर पुनः अधिकार करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया हुआ था। महिपाल के समय में लगभग 940 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों ने पुनः उत्तरी भारत पर आक्रमण कर कालिंजर को और चित्रकूट के दुर्गों पर अधिकार कर लिया गया। महिपाल के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय जो 946 ईस्वी तक शासन किया, उसके पश्चात शासक शक्तिहीन सिद्ध हुए। प्रतापगढ़ शिलालेख के अनुसार 946 ईस्वी में मालवा तक प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा रहा। इसके संदर्भ में कि देवपाल के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य खंडित हो गया। प्रतिहारों की शक्ति का निरंतर पतन होता चला गया, अतः प्रतिहार साम्राज्य को अनहिलवाड़ के चालुक्यों, जेजाग भुक्ति के चंदेलों, ठाहाल के चेदियों, मालवा के परमारों, दक्षिणी राजपूताना के गुहेलों, साकम्बरी के चौहानों और ग्वालियर के कच्छ प्रघातों में आपस में बांट लिया गया। इसके बाद इसके शासन का यह विस्तार हो गया। अब पढ़ते हैं मालवा के परमार वंश के बारे में। मालवा के परमार शासक जो प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत रहे उनके बारे में पढ़ते हैं कि 812 ईस्वी में के आसपास राष्ट्रकूट नरेश गोविंद द्वितीय ने नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा को जीतकर अपने सामंत उपेंद्र या कृष्णराज को सिंहासन पर बिठाया हुआ था। कृष्णराज परमार राजवंश का संस्थापक था। यद्यपि प्रतिहारों द्वारा मालवा पर पुनः जीत लिए जाने पर मालवा पर इस वंश का अधिकार समाप्त हो गया।
और 946 ईस्वी तक यह प्रतिहारों के आधिपत्य में बना हुआ था। इसके पश्चात परमार वंश के बैरी सिंह द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय से सहायता प्राप्त कर मालवा क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया गया तथा उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने अपनी तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि धारा या धार उसी की है। बैरी सिंह द्वितीय के शासनकाल में परमारों ने अपनी राजधानी को मूल स्थान उज्जैन से धार में स्थानांतरित कर दी और उसके पुत्र शीयक द्वितीय ने 972 ईस्वी में अपने अधिपति को राष्ट्रकूट नरेश खोतिंग को परास्त कर मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं उत्तर में झालावाड़, दक्षिण में ताप्ती, पूर्व में भेलसा, पश्चिम में साबरमती तक विस्तृत थी। शीयक द्वितीय द्वारा राज्य त्याग के पश्चात उसका पुत्र बागपति मुंज शासक बना और मुंज के एक महान योद्धा, विद्वान और सुयोग्य प्रशासक था। उसके समय मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ हुआ और उसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण भी कराया तथा मुंज के द्वारा महेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर और धर्मपुरी में भी सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया। उसने कलचुरी, हूण, चालुक्य शासकों से युद्ध में विजय प्राप्त की और उसका मुख्य संघर्ष चालुक्य नरेश तेलव द्वितीय से हुआ था। मुंज ने उसे 6 बार परास्त किया, किंतु 7वें आक्रमण में अपने अमात्य रुद्रोदित्य का परामर्श न मानते हुए उसने गोदावरी नदी को पार कर लिया और जहां तेलव द्वितीय ने उसे बंदी बना लिया और उसके कुछ समय पश्चात उसको मृत्युदंड दे दिया गया। तो यह राजा मुंज के बारे में है। मुंज के पश्चात उसका भाई सिंधुराज शासक बना। उसने दक्षिण में चालुक्य नरेश सत्याश्रय को परास्त कर अपने भाई मुंज द्वारा खोए हुए भूभाग पर अधिकार कर लिया। इसकी अन्य विजयों तथा उपलब्धियों का वर्णन पद्मगुप्त ने अपने काव्य नवसाह सांक चरित में किया हुआ है। नवसाह सांक चरित में सिंधुराज द्वारा धार में शिवलिंग की स्थापना किए जाने का उल्लेख मिलता है। सिंधुराज अहिलवाड़ के चालुक्य नरेश चामुंडराय के साथ युद्ध में सहयोगी था। सिंधुराज के पश्चात उसका पुत्र मालवा के सिंहासन पर बैठा और राजा भोज के एक महान योद्धा के साथ साथ महान विद्वान भी था, जिसने भोपाल शहर का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा हुआ था। राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर नामक ग्राम की स्थापना की और एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज द्वारा भोजपुर में एक विशाल बांध का निर्माण करवाया गया और इस विद्वान राजा ने विभिन्न विषयों पर 23 ग्रंथों की रचना की हुई थी। आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज के ने की राज्यसभा में 500 विद्वान थे, जिनमें से धनवत, उपद आदि प्रमुख थे, जिनमें धार में संस्कृत के पठन पाठन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा जाता था तथा यहीं पर सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। तो सरस्वती मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? धार में कराया गया था और यहाँ पर भोजशाला का भी निर्माण किया गया था। और यह आईनी अकबरी के अनुसार, जिसमें राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे। 1020 ईस्वी में भोज ने शिलाहार काशीदेव को पराजित कर कोंकण पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ समय पश्चात उसे अपने अधीन कर उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित आदिनगर के शासक इंद्ररस्त को परास्त किया और भोज ने दक्षिण गुजरात के शासक कीर्तिराज से युद्ध किया हुआ था। भोज ने 108 ईस्वी में हिंदू शाही आनंदपाल को महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता प्रदान की हुई थी और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को 1019 ईस्वी में अपने राज्य में आश्रय दिया हुआ था। राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गंगेदेव को परास्त किया हुआ था तथा 1047 ईस्वी के लगभग कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धार नगरी को लूट लिया और उसके जीवन के अंतिम दिनों में चालुक्य शासक भीम, त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने संयुक्त रूप से मालवा पर 1053 ईस्वी पर आक्रमण किया, जिसमें राजा भोज की मृत्यु हो गई। राजा भोज की मृत्यु के पश्चात मालवा पर कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण तथा चालुक्य नरेश भीम का अधिकार हो गया, किंतु भोज के पुत्र जयसेन प्रथम ने दक्षिण के चालुक्य युवराज विक्रमादित्य की सहायता से मालवा के कलचुरियों और चालुक्यों को पराजित किया, परंतु शीघ्र ही त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने चालुक्य शासक सोमेश्वर के साथ मिलकर जयसेन पर आक्रमण कर युद्ध में उसका वध कर दिया। उसके पश्चात इस वंश के अगले शासक उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज तृतीय की सहायता से मालवा पर अधिकार कर लिया।
उदयादित्य की रानी सालमानी ने भोपाल में एक मंदिर या सभा मंडल का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसे स्थान को कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित मस्जिद स्थित है। तो जो वर्तमान में कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उदयादित्य की रानी सालमनी ने एक सभा मंडल का निर्माण कराया गया था। उदयादित्य के पश्चात लक्षदेव जो इंगद देव, नरवर्मन तथा यशोवर्मन क्रमशः सत्तासीन हुए और यशोवर्मन के शासनकाल में मालवा के कुछ भाग पर चालुक्यों, चंदेल, चौहानों पर अधिकार कर लिया गया। गुजरात के चालुक्य जयसिंह सिद्धराज ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की और 1138 ईस्वी में मालवा जयसिंह के आधिपत्य में रहा। इसके बाद जयवर्धन इस वंश का उत्तराधिकारी रहा। उसने होयसल और यादव राजाओं से युद्ध किया और मालवा की प्रतिष्ठा को भी पुनः स्थापित किया हुआ था। जयसिंह के उत्तराधिकारी सुभट वर्मा और अर्जुन वर्मा को चालुक्यों या यादव शासकों ने युद्ध में संलग्न रहना पड़ा और अर्जुन वर्मा के पश्चात देवपाल शासक बना। देवपाल के पश्चात शासनकाल में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और उसने 1233 ईस्वी में विदिशा पर अधिकार कर उज्जैन को लूटा हुआ था और यह विजय स्थायी नहीं थी और देवपाल के पुत्र जयतुंगी को 1250 ईस्वी में बलबन के आक्रमण का सामना करना भी पड़ा था। कालांतर में गुजरात के बघेल शासक विशाल देव ने धार को नष्ट कर दिया गया और यादव राजा कृष्ण ने मालवा पर भीषण आक्रमण किया था और लगभग इसी समय मालवा से विघटन आरंभ हो गया। 1283 ईस्वी में रणथंबोर के हमीर चरहमान जो चलाउद्दीन खिलजी के परमारों के क्षेत्र में लूटमार प्रारंभ की हुई थी, उन्होंने अंततः 1305 ईस्वी में परमार वंश के अंतिम शासक महकल देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क को पराजित कर दिया और उसकी मालवा राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश रहे जिसमें राजाओं के बारे में ही ज़्यादातर बताया गया, उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया गया। तो इसको आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे राजाओं को याद करना मुश्किल होता है। तो जो सबसे प्रतापी राजा रहे उनके बारे में आप याद कर लेंगे, जिससे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनकी क्या उपलब्धि रही उनके संदर्भ में आप देख लेंगे। जिसमें आज हमने पढ़ा कलचुरी राजवंश के बारे में, कलचुरी राजवंश के साथ फिर चंदेल राजवंश, फिर राष्ट्रकूटों के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और मालवा के परमार वंश के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत और उसके आगे के मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के बारे में, इनके संदर्भ में और आगे के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारी यह क्लास फिनिश होती है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।